जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो अपना चैप्टर है उसके अंदर आज हम भारत और चीन के आपसी संबंधों को समझेंगे और साथ में ही जापान और जो दक्षिणी कोरिया है वो किस प्रकार से एक शक्ति के रूप में दुनिया के अंदर उभर रहे हैं, वो किस प्रकार से अपना प्रभाव है वो छोड़ रहे हैं, उनको हम जानेंगे। तो भारत और चीन के रिलेशन का ये जो टॉपिक है आपको बताना चाहूंगा। पहले ये आपकी सेकंड बुक के अंदर भी आएगा जब हम भारत के विदेश संबंध है उनको पढ़ेंगे, तो दोनों ही जगह ये चीजें काम आएगी। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी इन बातों को अपने स्टार्ट करते हैं और कहानी को स्टार्ट करेंगे जब यूरोप ने इस एशिया महाद्वीप में आकर इन देशों को जब गुलाम नहीं बनाया उससे पहले। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले एशिया की महाशक्ति थे, चीन भी था और भारत, दोनों का ही अच्छा प्रभाव था। अब देखिए ये है चीन। चीन का उस टाइम जो प्रभाव था अपने पड़ोसी क्षेत्रों के अंदर, मंगोलिया हो गया, यहां तिब्बत हो गया, ये कोरिया हो गया, इनके ऊपर इसका काफी प्रभाव था। सीधी सी बात ये मान लीजिए भी ये जो पड़ोसी क्षेत्र वाले थे इनको अपना राजा ही मानते थे और ये उपहार वगैरह देकर इसको अपना शांत करते रहते थे। तो चीन यही अपने काम में लगा रहता था। भारत की बात करें तो भारत के जो रिलेशन थे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है वहां पर उसका प्रभाव है वो काफी अधिक था। और कभी भी ये दोनों आमने सामने नहीं हुए क्योंकि दोनों का अपना अपना क्षेत्र था और बढ़िया तरीके से अपना सब कुछ है वो चल रहा था। इनके धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रिलेशन हैं वो आपस में अपने क्षेत्र के अंदर जिनके साथ इनके ज्यादा रिलेशन थे वहां पर अच्छे से ये सारे रिलेशन स्थापित थे। इनको आपस में एक दूसरे के काम में कभी कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ी और दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। और इन दोनों का ये बात हो गई राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव अपने आसपास के क्षेत्रों में था और ये दोनों अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराई। इस कारण से इन दोनों के बीच डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कोई राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाई। अब जब डायरेक्ट आप किसी से नहीं मिलते तो एक चीज तो यही होती है ना भी उसके बारे में हम अच्छे से नहीं जान पाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ भी दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाए। दूर की दुआ सलाम है वो चलती थी उस टाइम, लेकिन जब दोनों देश आजाद हुए 20वीं सदी में तब ये आपस में इनकी टकराहट है वो बढ़ गई और दोनों ने के सामने ये प्रॉब्लम आ गई भी रिलेशन बनाते हैं जब हम पड़ोसी देशों के साथ तो किस आधार पर बनाएं, उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। तो जब दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं तो किस प्रकार से जो नीति है वो निर्धारित करे, ये उनके सामने समस्या है वो आ गई थी। हालांकि जब दोनों देश आजाद हुए, भारत आजाद हो गया था 1947 में। चीन पहले ये भी अंग्रेजों का गुलाम था, बाद में इसके ऊपर जापान ने अधिकार है वो कर लिया था। एक तरीके से उसका गुलाम ही ये रहा। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया 1947 में। जैसे ही अमेरिका ने 1945 के अंदर उसके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का हमला किया, जापान तो बेचारा बैठ गया, धराशायी सा हो गया। और ये समझ लीजिए भी उस टाइम फिर चाइना अपने आप को आजाद महसूस करने लगा। और उसके बाद वहां 1949 के अंदर 1949 के अंदर साम्यवाद की क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में और माओ फिर वहां का मुखिया बन जाता है और भारत ने इस कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन किया था। हालांकि उस टाइम अमेरिका का दबाव था भी इनका समर्थन नहीं करना है, भी साम्यवाद को तो समर्थन देना ही नहीं है, लेकिन भारत ने अमेरिका की परवाह नहीं की उस टाइम और इसको समर्थन देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था ये। और उस टाइम क्या हुआ 1950 के आसपास जो माओ वहां का मुखिया बन गया तो उसने अपने देश का नक्शा जारी किया। जब नक्शा जारी किया तो वहां पर
भारत का एक हिस्सा जो लद्दाख के अंदर है, यहां इस साइड में, जिसे कहते हैं अक्साई चीन, इस क्षेत्र को अपने मानचित्र के अंदर प्रदर्शित किया। तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा माओ ये क्या कर रहा है, ये तो हमारा एरिया है, तू अपने नक्शे में क्यों दिखा रहा है। तब उसने कहा कि नेहरू जी अभी तो मेरी सरकार बनी है, मुझे तो पता ही नहीं है भी ये कब का बना हुआ नक्शा है, ये तो पुराने वाला नक्शा ही है और शायद ये गलती से ये आ गया है और मैं जल्द ही इसको देखूंगा और इस गलती को दुरुस्त है वो हम कर लेंगे। तो अक्साई चीन को जब मैप पे दिखाया तो भारत ने उस टाइम उसका बहुत ज्यादा खुलकर विरोध है वो नहीं किया था। तो एक चीज तो ये भी हो गई, उस टाइम जो चीन का मुखिया था भी ठीक है, भारत कोई ज्यादा घोचेबाजी तो है वो कर नहीं रहा है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की उस टाइम सोच कुछ अलग प्रकार की थी। वो थोड़ा ज्यादा ही फीलिंग लेकर शायद सोच रहे थे कि यार बड़ी मुश्किल से दोनों देश गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं और ये भी हमारी तरह पीड़ित रहे हैं और अपने भी रहे हैं, तो एक अच्छा दोस्ताना माहौल है वो स्थापित करते हैं आपस में और आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक दूसरे से कोई किंतु परंतु है वो नहीं करेंगे। तो उस टाइम हालांकि कहा जाता है भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को चेताया भी था, अरे भैया इसके ऊपर भरोसा मत करना, ये गिरगिट है, ये कभी भी रंग है वो बदल सकता है। लेकिन नेहरू जी को लग रहा था भी हाँ कोई दिक्कत है वो नहीं है। तो आजाद होने के बाद भारत के जो रिलेशन रहे चाइना के साथ वो दोस्ताना रिलेशन है वो ही रहे। इसलिए शुरू के अंदर एक नारा भी काफी प्रसिद्ध हो गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, बड़ा फेमस हुआ था ये। और दोनों ही देशों को ये उम्मीद लग रही थी भी ये एशिया के भविष्य को अब तय करने में बहुत बड़ी भूमिका है वो अदा करेंगे। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन दो प्रमुख कारणों की वजह से इन दोनों के संबंध है वो खराब हो जाते हैं। अब वो दोनों बातें क्या है पहले उनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि दो जगह आपको ये बात काम में आनी है। चीन ने क्या किया, 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये देखिए तिब्बत, ये था उस टाइम, ये यहां, ये तिब्बत था यहां, तो इसके ऊपर अधिकार कर लिया। पहले ये अलग से था तो भारत के लिए भी ठीक था, भी चाइना और भारत के बीच में ज्यादा एरिया है वो तिब्बत का आ रहा था तो बढ़िया बात है। लेकिन 1950 के अंदर चाइना ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। अब उस टाइम भारत ने ज्यादा खुलकर इसका विरोध नहीं किया, खुलकर विरोध फिर नहीं किया तो उनके हौसले फिर बढ़ गए भी यार भारत तो कह रहा भी कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है तो इसका मतलब ठीक है अपनों ने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसकी जो नीति थी वो साम्राज्यवाद वाली, खुद तो पीछा छुड़ाकर आया इन्हीं प्रॉब्लम से, लेकिन खुद ये इसी प्रॉब्लम का दूसरों को देने के लिए तैयार हो गया। और वहां क्योंकि तिब्बत के अंदर यहां क्या है, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म कहां से आया, भारत से आया था, भारत से ही यहां पर बौद्धि लोग हैं वो गए थे। तो उस टाइम बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, वो भारत के अंदर आ गए फिर, क्योंकि वरना तो उनको वहां फिनिश कर देते। तो उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगी, भैया अपने देश में मुझे जगह दे दे, और भारत ने इनकी इस बात को मान लिया और 1959 के अंदर बौद्ध गुरु उनके दलाई लामा को शरण है वो दे दी जाती है। इससे हो जाता है चाइना नाराज। चाइना कहता है हे भारत तू तो हमारे आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, ये तो गलत बात है। जबकि उससे पहले 1954 के अंदर एक पंचशील सिद्धांत का समझौता हुआ था, उसके तहत उनको यह लग रहा था भी ठीक है भी पहले हमने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, भारत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम एक बात यह भी हुई थी उस समझौते के अंदर भी हम एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं पहुंचाएंगे। तो यानी तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तू कुछ नहीं बोल रहा था, अब क्यों बोल रहा है, अब तू क्यों इसको शरण दे रहा है, ये तो हमारा तो शत्रु है। लेकिन भारत ने नहीं मानी और इनको शरण है वो दे दी जाती है।
और आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला के अंदर ये निवास करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला इलाका है, अक्साई चीन ये इलाका, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से, यहां वाला ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, यहां की सीमा को लेकर विवाद हो गया इनके बीच में। यहां क्या किया, चाइना ने अपनी बस्तियां बसाने की प्लानिंग है वो कर ली और स्टार्ट भी कर दिया काम। भारत ने कहा तू अब क्या कर रहा है, तू फिर हमारे काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चाइना बोला कैसे कर रहा है, कि भाई ये जो हमारी बॉर्डर है चीन और भारत के बीच में, ये तो अंग्रेजों के टाइम ही डिसाइड हो गई थी, मैकमोहन ने ये पूरा काम करके दिया था, इसलिए हम भारत और चाइना के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन चाइना ने कहा वो तो अंग्रेजों के टाइम की बात है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो इन दोनों जगहों पर अपनी बस्तियां हैं वो बसा ली। तो भारत ने इसका काफी विरोध किया और फिर इसका परिणाम यह हुआ भी 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है और पहल करता है चाइना। और दोनों ही तरफ से, इधर पश्चिमी साइड में अक्साई चीन की तरफ से और पूर्वी साइड में अरुणाचल प्रदेश की साइड से, दोनों तरफ से अटैक करता है। अक्साई चीन की तरफ तो फिर भी हमारे आर्मी ने रोक लिया। पहले यहां क्या था, भी नेहरू जी तो उसको इतना अच्छा दोस्त मान रहे थे, भी यहां पर आर्मी की जगह बीएसएफ है वो ड्यूटी संभाले बैठा था, भी यहां इधर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान क्रिएट करता है, अपने को तो उधर ध्यान देना चाहिए। तो यहां तो फिर भी हमारी सेना ने उनको काफी हद तक रोक लिया, लेकिन इस साइड में वो आसाम तक पहुंच गए थे और फिर अपने आप ही वापिस उसी जगह चले गए कुछ टाइम बाद जहां युद्ध जब स्टार्ट हुआ उस टाइम जहां थे। तो अब ये बात यहां ये क्लियर होती है भी वो भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहते थे और ये दिखाना चाहता था चाइना भी एशिया के अंदर तो मैं ही राजा हूं, ये बात सिद्ध करना चाह रहे थे। भारत की काफी फजीयत हुई, नेहरू जी की बहुत बदनामी हुई उस टाइम भी। आप अपने पड़ोसी के अंदर दिमाग में मन में क्या चल रहा है उसको आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। वो आए, युद्ध करते हुए आए, खूब नुकसान अपना किया और अपने आप ही एक तरफा युद्ध विराम उन्होंने कर दिया। तो भारत की एक तरीके से यहां पर ये सैन्य पराजय थी जिसकी बहुत पूरी दुनिया के अंदर काफी बदनामी हमें देखने को मिली। तो आप देखिए भारत की तरफ से दोस्ताना रिलेशन स्टार्ट हुए, लेकिन तिब्बत पर अधिकार को लेकर और जब दलाई लामा को शरण दे दी, एक उस वजह से, और दूसरा जो भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उस विवाद की वजह से 1962 का युद्ध भी हो जाता है। तो इन दो प्रॉब्लम की वजह से दोनों देशों के जो रिलेशन हैं वो बहुत ही खराब हो जाते हैं और फिर अगले 10-15 सालों के बीच में दोनों के बीच किसी भी प्रकार का रिलेशन है वो नहीं रहता है। तो अब बात करें भी 1962 के युद्ध के क्या इफेक्ट रहे या इसके बाद दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से चले। 1976 तक दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक जो संबंध है वो समाप्त हो गए। 1962 से 1976 के बीच रिलेशन खत्म हो गए और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार है वो शुरू हुआ। 1970 के दशक के अंदर क्या हुआ, बात है 1978 के आसपास की। 1978 के अंदर चीन के अंदर लीडर है वो चेंज होते हैं और बनते हैं वहां के मुखिया देंग शिओपेंग, जिसके बारे में हमने चीन के आर्थिक उत्थान में हमने पढ़ लिया भी 1978 के अंदर ये आ गए। और इधर भारत के अंदर उस टाइम किसकी सरकार बन गई थी, जनता पार्टी की सरकार। तो दोनों ही तरफ नेतृत्व लीडरशिप है वो चेंज हो गई। इन्होंने सोचा भी आपसी विवाद है उसको खत्म करते हैं और एक नए सिरे से अपनी बात है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपसी विवादों को छोड़कर
जो व्यवहारिक मुद्दे थे उनको लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। और 1979 में आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, उस टाइम विदेश मंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वो विदेश मंत्री की हैसियत से चाइना के अंदर गए भी थे। और 1981 के अंदर सीमा विवाद जो दोनों देशों के बीच आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए कई बार मीटिंगों का दौर है वो शुरू हो गया। बहुत सारी मीटिंगें हैं वो होती रही। 1988 में बाद में राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री की हैसियत से चीन का दौरा किया था। आई थिंक लगभग 33-34 साल के बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पर गया था और दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के प्रयासों को उससे बढ़ावा भी मिला। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जो आपसी टकराहट है उसको टालने और सीमा के ऊपर शांति और यथास्थिति बनाए रखने की शुरुआत है वो हो जाती है। भी जो जहां पर है वहां पर रहे, धीरे धीरे अपनी वार्ता करते रहते हैं और जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अनुसार अपने आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है भी 1991 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव आए वो किस प्रकार के हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भारत और चीन के बीच में 1962 वाली लड़ाई होती है तो उस टाइम पूरी दुनिया का ध्यान आपको पता है कहां था? पूरी दुनिया का ध्यान था क्यूबा मिसाइल संकट पर। वहां पर यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें तैनात है वो कर दी थी अमेरिका को डराने के लिए। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था भी अब तो थर्ड वार होकर ही रहेगा, भी थर्ड वर्ल्ड वार होगा। दुनिया का ध्यान उधर था और हमारे पड़ोसी ने हमारे ही पीठ के पीछे छुरा है वो उस टाइम घोंप दिया। 1978 से फिर रिलेशन कुछ स्टार्ट हुए, आपसी बातचीत का दौर है वो स्टार्ट होता है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में फिर काफी बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। दोनों ही देश हैं वो खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं। भारत भी मानता है और चीन भी मानता है और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, लीडर बने रहना चाहते हैं। और दोनों देशों के बीच व्यापार है वो 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आर्थिक उत्थान हुए बगैर कोई देश पावरफुल नहीं हो सकता, ये सबको पता है। तो इसके लिए बिजनेस करना बहुत ही जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों की जो बिजनेस करने की जो नीतियां हैं वो भी एक जैसी है और दोनों देश आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के भी कई समझौते इन्होंने किए हैं आपस में। और व्यापार के लिए सीमा के ऊपर 4 पोस्ट खोलने के लिए भी उस टाइम समझौता है वो हुआ था और दोनों देशों के नेता और अधिकारी है वो एक दूसरे के यहां पर दौरा करते थे। भी भारत वाले चाइना आ जाते थे, चाइना वाले भारत चले जाते थे, क्योंकि जब बात होती रहती है तो कुछ एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है और ये उम्मीद रहती है भी शायद आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व हो ही जाए। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे और 2019 में फिर अगले साल ही चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो भारत आए थे और दोनों के बीच में कई प्रकार के जो समझौते हैं वो आर्थिक विकास के लिए हुए। और दोनों की बात करें तो समान आर्थिक लाभ और एक जैसी वैश्विक इच्छाओं के कारण दोनों देशों के बीच संबंध ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद है वो मिल रही थी 1991 के बाद। तो आप पॉइंट के रूप में हर चीज को हम समझ रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार से प्रश्न है वो बनते हैं, जैसे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए, समझाइए किस प्रकार के बदलाव आए। तो इस प्रकार से वो सारी बातें अपने को क्लियर करनी होती है। तो पहले दोस्त, फिर रिलेशन खराब, फिर वापिस एक अच्छी शुरुआत भी ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ना, पड़ा पानी तो सड़ांध मारता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होता है। अब बात करें वापिस, हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों के अंदर फिर गिरावट आ गई। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से रह रह के फिर प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है, जिसमें एक तो वही सदाबहार जो दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीमा विवाद है। दूसरी प्रॉब्लम जो नई खड़ी हो गई है वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, ये इसका भारत विरोध कर रहा है। ये क्या है आप देखिएगा, ये यहां पर चाइना है और यहां भारत के पास ही पाकिस्तान, बीच के अंदर इन दोनों देशों को जोड़ने वाला जो इलाका है वो है पीओके, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान वालों ने दबा रखा है, वो हमारा हिस्सा है। तो चाइना ने क्या किया है, उस हिस्से से, ये है वो पीओके, इस हिस्से से एक गलियारा निकाला है। गलियारे का मतलब भी यहां से आने वाले समय में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइप लाइनें हैं वो बिछाई जाएगी। इसके माध्यम से क्या प्लानिंग है चाइना की आप समझ सकते हो भी, इस रास्ते के माध्यम से ये इधर अरब कंट्रीज से होता हुआ अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, स्थल मार्ग के माध्यम से भी उसे इधर घूमकर लंबा चौड़ा रास्ता तय नहीं करना पड़े, इस क्षेत्र में आने के लिए यहीं से अपना काम है वो चल जाएगा। यानी एक लंबी सोच कर वो चल रहा है और भारत समझ रहा है इस बात को। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बन रहा है उसका भारत विरोध कर रहा है, एक ये भी प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है भी यूएनओ में भारत के आतंकवाद विरोधी जो प्रस्ताव है, जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत है वो ये बिल लेकर आता है भी हाँ आप इसको आतंकवादी है वो घोषित करो, उस टाइम ही चीन क्या करता है, पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाता है और उसको वीटो कर देता है। तो इस वजह से वो जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं। और दूसरा, सबको अच्छे से पता है भी चीन है वो पाकिस्तान को परमाणु हथियार कार्यक्रमों के अंदर भी बहुत मदद करता है। सीधी सी बात है, जो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, दुनिया में राज करना चाहता है, तो वो दूसरों को परेशान करे ही करेगा। चाइना को पता है भी भारत बड़ा ही शांति प्रिय और अपने हिसाब से चलने वाला देश है, अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो ये आपको पछाड़ देगा प्रोग्रेस के अंदर। तो इसलिए भारत को कभी पाकिस्तान के साथ, कभी किसी दूसरी जगह उलझाए रखता है, यही इसकी पॉलिसी है इस ड्रैगन की। तो अब जिन मुद्दों को लेकर संबंध खराब है उनके ऊपर बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं भी आपसे एग्जाम में कोई ऐसे पूछ ले, पाठ के पीछे का एक प्रश्न भी है भी भारत चीन के मतभेद दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो जो बातें हमें यहां समझ में आई है बस उसी को अपने हिसाब से लिखना है भी क्या सुझाव है वो हो सकते हैं। एक एक करके 5-7 बिंदुओं के ऊपर बात कर लें। क्या दोनों देशों को आपस में जो सांस्कृतिक संबंध है वो मजबूत करने चाहिए, यानी एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का जो लिटरेचर है, साहित्य है, किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। तो एक तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा है भी दोनों देशों के प्रमुख नेताओं को एक दूसरे के यहां आते जाते रहना चाहिए, उससे भी एक दूसरे को समझना आसान होता है। और दोनों देशों को आंतरिक व्यापार को वो बढ़ावा है वो देना चाहिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि ये चाइना है वो पाकिस्तान की मदद कर देता है कि ना 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 वहां आतंकवाद है ही नहीं। तो इससे मिलकर है दोनों को मुकाबला करना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा की समस्या का भी मिलकर समाधान है वो करना चाहिए। तो आतंकवाद, पर्यावरण, इनके लिए मिलकर है वो आपस में प्रयास दोनों को करना चाहिए। एक चीज मैंने आपको बताई ना भी, इन दोनों देशों के बीच अगर ये सीमा विवाद वाला मैटर अगर सुलझ जाए ना तो विश्व की जो राजनीति का परिदृश्य है वो ही बदल जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो। लेकिन वही बस चाइना इन चीजों को शायद नहीं समझ पा रहा है। तो इस प्रकार से अब आप ये समझ गए भी भारत और चाइना के आपस में रिलेशन है वो किस प्रकार के हैं।
तो कभी खुशी कभी गम वाली है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए उतना ही पास आ रहे हैं जितना उसको फायदा है वो मिल जाए। तो कुल मिलाकर संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भी जापान के बारे में। एशिया का एक देश जापान, जिसके ऊपर कभी 1945 के अंदर परमाणु हमला हो गया था, यूएसए ने इसको तबाह कर दिया था। वो एक द्वीपीय देश, देखिएगा किस प्रकार से प्रोग्रेस करता हुआ आज एक वैकल्पिक शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। आर्थिक रूप से बहुत ही प्रोग्रेस है वो करता जा रहा है। तो अब हम कुछ 8-10 बातें वो जान लेते हैं जिनकी बदौलत हम ये कह सकते हैं भी ये भी एक अल्टरनेटिव पावर है, वो हो सकता है। तो लोकेशन आपने देख ली जापान की। तो जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। अब देख लो क्या है, समुद्र के अंदर है, अब इसके पास कितना चीज होगी, इसलिए ये हमेशा ही कच्चा माल है वो दूसरे देशों से आयात करता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में परमाणु हमला झेलने के बाद भी जापान ने बहुत बड़ी तेजी से प्रोग्रेस है वो की है, और ये सारा काम उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से किया है। आज जापान है वो अपनी हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत से बड़े बड़े प्रोडक्ट है वो बना रहा है, और दुनिया में आज वो बहुत ही पॉपुलर है। जैसे आप सब ने सुना है सोनी जापान की है, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, आप सब बच्चों ने इन गाड़ियों के और इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों के नाम सुन रखे हैं। ये सारी की सारी जापान की कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में खूब फेमस है। ये जापान का कारनामा है। 1964 में ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का सदस्य भी बन गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर भी बन गया। अभी ठीक है, डेवलपमेंट करना है। 2017 में जापान है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो बन गया। और एशिया के देशों में अकेला जापान ही ऐसा देश है जो कि G7 का मेंबर है। ये जो आर्थिक रूप से समृद्ध जो 7 देश है उनका समूह है, और एशिया से इन 7 के अंदर केवल एक ही देश शामिल है, जापान। तो उससे पता चल रहा है भी ये इकोनॉमिक रूप से कितना स्ट्रोंग है। क्योंकि जब 1945 में अमेरिका ने इसको तबाह किया था, बाद में वहीं उसने यूएसए ने इसके ऊपर वहीं अपना काफी टाइम है वो बिताया था और इसको काबू में कर लिया था। आज इसके यूएसए के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है और वही इसको अच्छे से डील करता है, लेकिन अपने दम पर ये बहुत आगे बढ़ गया है। और विश्व जनसंख्या में जापान का जो स्थान है वो 11वां है, और ये यूएनए का जो बजट है उसमें 10% का योगदान करता है, जो कि कभी दूसरे नंबर पर रहता है टोटल जो चंदा दिया जाता है यूएनओ को, और कभी तीसरे नंबर पर। आज वर्तमान में ये लगभग अगर बात करूं तो 8-8.5% का हिस्सा है और तीसरे स्थान पर है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा का गठबंधन भी है, और जापान का सैन्य खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है उसका केवल 1% है। उसके आर्मी के ऊपर केवल 1% ही खर्च करता है, लेकिन फिर भी सैन्य खर्च में विश्व में जापान का स्थान है वो 7वां है। अब क्या हुआ, जब ये अमेरिका ने इस पर हमला किया था तो उसके बाद जब इन्होंने अपना संविधान बनाया था तो अमेरिका का उसमें पूरा हस्तक्षेप था। तो उसके अपना जो अनुच्छेद है उसके अंदर क्लियर किया हुआ है भी हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या किसी देश की संप्रभुता के मामले में हम कोई भी सैन्य कार्रवाई या कोई भी घोचेबाजी है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सैन्य के ऊपर कोई ज्यादा पैसा है वो खर्च नहीं करता है, और सुरक्षा के लिए समझौता इसका किसके साथ है, अमेरिका के साथ समझौता है। तो जापान ने विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रोबोट भी दिया है और उसका नाम है आसिमो। आसिमो रोबोट भी इन्होंने बनाया है। तो ये वो कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने वाली जो बातें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भी जापान भी एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में दुनिया में अपना प्रभाव है वो प्रदर्शित करता है। अब बात कर लेते हैं भाई दक्षिणी कोरिया की। अब दक्षिणी कोरिया कहां है, देखिए ये चीन है इधर, इधर ये जापान है।
यहां पर है एक उत्तरी कोरिया और दूसरा है दक्षिणी कोरिया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इन दोनों का बंटवारा हो गया, पहले कोरिया ही था और ये बंटवारा हुआ है 38 डिग्री समांतर रेखा से। सीधा ऐसे समझिए भी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा जहां से गुजरती है, वहां से ऊपर वाला तो हो गया नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। और उत्तरी कोरिया की तुलना में साउथ कोरिया ने आर्थिक रूप से बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस है वो की है जापान की तरह। तो इससे जुड़ी हुई कुछ 5-7 बातें हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो 1960 के दशक से 1990 के दशक तक की बातें करें तो आर्थिक शक्ति के रूप में इसका बहुत ही तेजी से विकास हुआ और इस दक्षिणी कोरिया के इस विकास को कहा जाता है हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न, हान नदी का चमत्कार किसको कहा जाता है? दक्षिणी कोरिया के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास को कहा जाता है। वैसे पूरे दक्षिणी कोरिया के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मूल रूप से इसके अंदर क्या है, ये हान नदी है जो कि सियोल शहर से गुजरती है और सियोल दक्षिणी कोरिया का एक बहुत ही समृद्ध औद्योगिक जो स्टेट है वो वहां की है, शहर है। तो इसलिए इसको हान नदी का चमत्कार है वो कहा जाता है। यहां खूब इंडस्ट्रियां हैं वो डेवलप हुई है। 1996 के अंदर ये आईसीडी यानी रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का सदस्य है, वो भी बन गया था। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य खर्चे में इसका 10वां स्थान है और मानव विकास सूचकांक के अंदर भी इसका उच्च स्थान है वो रहता है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं, HDR 2022 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है हर साल, अभी जो लेटेस्ट आई है HDR 2022 की, अगर उसके अंदर इस दक्षिणी कोरिया की बात करें तो इसका 19वां स्थान है। और आपको बता दूं जापान का भी 19वां ही स्थान है क्योंकि दोनों का स्कोर है वो सेम है। तो इसका मानव विकास सूचकांक जो है वो काफी ऊंचा रहता है। इससे ये पता चलता है भी वहां पर काफी जो डेवलपमेंट है वो लोगों का हो रहा है, लोग खुशहाल हैं। और ये सूचकांक ऊंचा किस वजह से रह रहा है, वो है जो सफल भूमि सुधार के काम वहां किए गए, ग्रामीण विकास के ऊपर वहां खूब काम किया हुआ है, मानव संसाधन के विकास के लिए उसको एजुकेशन, उसको सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है और आर्थिक दृष्टि से भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की इनकम है वो बढ़ रही है। इनकी वजह से मानव विकास सूचकांक है वो भी उसका हाई रहता है। और इसके भी कई ब्रांड प्रसिद्ध है, जैसे जापान वालों के हैं, सैमसंग हुआ, LG हुआ, हुंडई हुआ, ये इसके फेमस जो प्रोडक्ट हैं। और भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच में भी व्यापार को लेकर कई समझौते हैं वो हुए हैं, सांस्कृतिक संबंध है वो भी इनके बीच अच्छे स्थापित है वो हुए हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने भारत और चीन के संबंध और जापान और दक्षिणी कोरिया से जुड़े हुए आर्थिक विकास को लेकर जो मुद्दे थे उनको समझा है। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अगली वीडियो क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।